नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट। 6.5 पीएच मान वाले 1 मिलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम 6.5 का जो 6.5 किसका पीएच मान होता है? ठीक, 6.5 मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 6.5 अम्ल होता है। अगर अम्ल में और अम्ल मिलाएंगे तो अम्लीयता तो बढ़ जाएगी ना। तो वही कहा जाता है बिलियन के अधिक अम्लीय हो जाएगी। बिलियन क्या हो जाएगा? अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा। जैसे 6.5 था, थोड़ा कम अम्लीयता था और उसमें अम्ल मिलाएंगे तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा मतलब और कम जाएगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं जो एक बार अपना रंग रूप चेंज कर देने के बाद तो पुनः अपनी जो पूर्ण अवस्था में नहीं आ पाती है। जो एक बार अपना वो चेंज कर देगा उसके बाद वो पूर्ण अवस्था में नहीं आएगा, उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे में जंग लगना हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर लोहे में जंग लग जाएगी तो वो पुनः, अगर वो पहले रड था उसमें जंग लग के वो तो जंग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पतला हो जाएगा, जंग नीचे जाएगी तो पूर्ण अवस्था नहीं आएगी ना, उसका वो वेट कम जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? रासायनिक परिवर्तन। जो पूर्ण अवस्था में आ जाती है, माने जैसे पहले था वैसा ही अभी भी होगा, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। रंग में परिवर्तन हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन है। किसी गैस का बनना, अगर कोई गैस में बन गया तो तुरंत जो पहले अवस्था में था वो उस अवस्था में नहीं आ पाएगा, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। उष्मा का प्रकाश का उत्सर्जन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो हमें रासायनिक परिवर्तन का क्या डेफिनेशन याद करना है कि वैसे केमिकल प्रोसेस जिसमें वो कोई भी स्टेट या सॉलिड अपने मूल अवस्था में नहीं रिटर्न होते, नहीं आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का जमना, पनीर का बनना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये पुनः अपने अवस्था में नहीं लौट के आएंगे। ठीक है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति हमने बोला था ना, ये सब याद करने का एक तरीका है। विद्युत शक्ति, अगर हमारे पास शक्ति रहेगा तो हम किसी का भी वाट लगा सकते हैं, तो इसे याद कर सकते हैं। विद्युत शक्ति का क्या SI मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। एम्पियर किसका SI मात्रक है? करंट का। विद्युत का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। जूल है एनर्जी का। ठीक है। हरगोविंद, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना थे जो किस लिए उनको पुरस्कृत किया गया था? कि हरगोविंद खुराना ने क्या आविष्कार किया था, क्या चीज का डेवलपमेंट किया था? तो हरगोविंद खुराना ने प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्होंने प्रोटीन के बारे में खोज किया था, डेवलपमेंट किया था। हरगोविंद खुराना से याद करना है कि प्रोटीन की खोज किए थे हरगोविंद खुराना ने। ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नोरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान के यह पता लगाने में मदद मिलती है कि कोशिका के आनुवंशिकी कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार कोशिका में के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो इसी क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को मिला था, प्रोटीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है? जीवाश्म ईंधन जीवित जीवों के मृत अवशेष से प्राप्त होता है। ठीक है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण लाखों वर्ष पहले जीवित जीवों के मृत अवशेष से हुआ है। जो पहले बहुत लाखों वर्ष पहले वो जीवित थे, अगर किसी कारण से भूकंप के कारण वो किसी मलबे में दब गए थे, दब जाने के कारण उनको क्या हो गया? मलबे में दब गए, मृत हो गए। और मृत होने के बाद वो कई दिनों तक दबे रहे, तो कार्बन के रूप में उन्हें क्या मिल गया?
वो तो फिर वो जीवाश्म बन गया, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन का निर्माण क्या होता है, जीवित जीवों के मृत अवशेष से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एम्फीबिया, एम्फीबिया क्या बताता है, एम्फीबिया है क्या, तो एम्फीबिया है जो जल एवं थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं है। एम्फीबिया क्या है, जल और थल, जो जल पर जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, उसे एम्फीबिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्रोकोडाइल हो गया, मगरमच्छ हो गया, वो जल पर भी रहेगा और पानी में भी रहेगा। स्नेक हो गया, जल पर भी रहेंगे पानी में भी रहेंगे। मेढक भी हो गया, ये सब। तो एम्फीबिया अर्थ माने उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं। एम्फीबिया उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीव के लिए उपयोगी होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं, जिसके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुपात घटता या बढ़ता रहता है। जैसे हो गया मेढक हो गया, टोड हो गया, लियोपार्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मशरूम में पाए जाने वाले पोषण का साधन क्या है। मशरूम जो है, मशरूम में क्या पाया जाता है, तो मशरूम में एक मृतजीवी क्या है, मृतोपजीवी है, ठीक है। मृतोपजीवी मतलब हो गया मृतोपजीवी पोषण मशरूम के पोषण का तरीका है। जीव जो मर जाते हैं और कार्बन पदार्थों का क्षय करते हैं, उसका उपयोग मृतोपजीवी पोषण में भोजन प्राप्त के रूप में किया जाता है। इसीलिए मशरूम अपने भोजन के लिए मृत और सड़े गले जैसे कुछ अन्य अवशेषों पर आधारित मृतजीवी होते हैं। मशरूम क्या है, मृतजीवी पोषी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। जो पेंडुलम है वो तीव्र गति से चल सकती है, ठीक है। पेंडुलम क्या है, वो तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम तीव्र गति से कब चलेगी, किस काल में चलेगी, ग्रीष्म काल में चलेगी, शीत काल में चलेगी। तो पेंडुलम जो होती है वो शीत काल में क्या तीव्र गति से चलती है, ठीक है। नहीं, तीव्र गति से चलती है कब, शीत काल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि, अब क्यों चलती है भाई, क्योंकि इसका आवर्त पथ और आवर्त काल घट जाता है, वो सिक्योर जाता है। जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ और आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और सुस्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उष्मीय आयन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण देन है। जो उष्मीय आयन है किसने दिया था, उष्मीय आयन किसने दिया था भाई, तो आप बता सकते हैं कि उष्मीय आयन M.N. शाह ने दिया था। आयनीकरण का सिद्धांत सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक मेघानंद शाह ने प्रतिपादन किया था। अगर भारतीय बोलेगा तो मेघानंद किसने किया था, मेघानंद शाह ने प्रतिपादन किया था। सीबी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन एवं खोज के लिए जाता है। सीबी रमन क्या थे, सीबी रमन के प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, टिंडन इफेक्ट हो गया, ये सब के लिए उनको सीबी रमन को जाना जाता है, ठीक है। ताप बढ़ने के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की साम्यता क्या होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, क्या होती है ताप बढ़ने के साथ, तो ताप बढ़ने के बाद क्या होती है, ताप बढ़ने के बाद द्रव की श्यानता क्या होती है, घट जाती है। अब बोले जाता है द्रव वह गुण है जिसके कारण द्रव अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में शीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होती है। कोशिकाओं में मजबूत जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है। कोशिकाओं में जो जेली जैसा होता है उसको क्या कहते हैं, कोशिकाओं में जो जेली जैसा जो पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका द्रव में कोशिकाओं के विभिन्न अन्य घटक या अंग मौजूद होते हैं। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम आदि हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डेली हम आपको मॉर्निंग में 7 बजे से फेसबुक पर लाइव मिलेंगे।